Assalamu alaikum. Today we are going to start lecture number 11, the aromatic nucleophilic substitution reactions. इन aromatic nucleophilic substitution reactions जो अटैक ऑन aromatic ring होता है वो बाई न्यूक्लियोफाइल होता है. न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है. ठीक है, तो ऑन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होना है यहाँ पे. ये यहाँ पे करेक्शन कर लें आप. यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, क्योंकि अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब है कि सिर्फ बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता. उसकी रीज़न ये है कि बेंजीन में ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो बेंजीन के हैं वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स को रेपेल करेंगे, इसलिए ये अटैक पॉसिबल नहीं है या ये इस तरह का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता. हाँ, अलबत्ता जब सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन आते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच होगा तो तब बेंजीन के ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स दिया होता है. तो न्यूक्लियस will be much more difficult as compared to by an electrophile. जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो इजी होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उनकी वजह ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों डिफ़िकल्ट होते हैं. यहाँ पे रीजंस दी हुई हैं. फर्स्ट रीज़न उसकी ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियस के वो रेपेल करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल. एंड द सेकंड रीज़न इज़ दैट कि जो पाई ऑर्बिटल सिस्टम होता है वो एक्स्ट्रा जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज वेलेंट कम्प्लेक्स में वो लेस कैपेबल होता है कि उनको डिलोकलाइज करे, जबकि पाई ऑर्बिटल सिस्टम और बेटर कैपेबल ऑफ डिलोकलाइजिंग होता है कि उसके अंदर ज़्यादा सलाहियत होता है पॉजिटिवली चार्ज वेलेंट इंटरमीडिएट में. पॉजिटिवली चार्ज वेलेंट इंटरमीडिएट में ज़्यादा सलाहियत होती है कि वो इनकमिंग जो एक्स्ट्रा टू इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से डिलोकलाइज कर सकता है एज कम्पेयर टू नेगेटिवली चार्ज वेलेंट कम्प्लेक्स. दिस इज नेगेटिवली चार्ज वेलेंट कम्प्लेक्स जब न्यूक्लियोफाइल ने किया तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बन गया, और बी इज पॉजिटिवली चार्ज वेलेंट इंटरमीडिएट जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज वेलेंट कम्प्लेक्स बना. ए एज लेस कैपेबल ऑफ डिलोकलाइजिंग द एक्स्ट्रा टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जबकि बी इज मोर कैपेबल ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी डिलोकलाइजेशन के लिए ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा सलाहियत रखता है. लेकिन इस स्टेटमेंट को में चाहने के एक्सेप्शंस हैं. बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि सक्सेसफुल होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं. एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तीन तरह के होते हैं मोस्टली. पहले वो रिएक्शंस जो एक्टिवेटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से. जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन लिविंग ग्रुप की वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, वहाँ पे अटैक करता है. सेकंड रिएक्शन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस की मौजूदगी में कैटालाइज्ड होते हैं और वो एक अराइनमेंट इंटरमीडिएट या उन्हें उसे बेंजाइन इंटरमीडिएट बोलते हैं वो बनाते हैं. और थर्ड टाइप के रिएक्शंस ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें डायज़ोनियम साल्ट का जो नाइट्रोजन होता है वो न्यूक्लियोफाइल से रिमूव हो जाता है. देन SN2 एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म. एक्चुअल में एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में SN2 सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म नहीं होता है. इसको SN2 मैकेनिज्म से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो स्लो स्टेप है वहाँ पे 2 स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है. इसको मोस्टली इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स मैकेनिज्म कहा जाता है. अब इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स मैकेनिज्म ये आगे 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में.
तो पहला क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एरोमेटिक कंपाउंड पे, यहाँ पे स्लो स्टेप प्रोसेस है और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है और आगे इंटरमीडिएट में रेजोनेंस होती है, जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे एरोमेटिक रिंग पे रेजोनेट करता है। जबकि सेकंड स्टेप इज अ फास्ट स्टेप और यहाँ पे लीविंग ग्रुप लीव करता है। जबकि फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है और ये स्टेप ये वाला मैकेनिज्म सिमिलर है जैसा कि हमने सिग्मा कम्प्लेक्स मैकेनिज्म पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, उससे मुमासलत रखता है। तो क्या क्या होता है, अटैकिंग स्पीशीज अटैक करती है एरोमेटिक कंपाउंड पे, एक इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट बनने के बाद लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। और ये इसको सम टाइम SN2 मैकेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए बाई मालिकुलर है, इसलिए इसको SN2 मैकेनिज्म कहा जाता है। लेकिन इसको इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स मैकेनिज्म इसका बेस्ट नेम जो इसको हम नॉर्मली तौर पर कहते हैं। तो ये फॉलोइंग आर द एविडेंसेस हैं मैकेनिज्म के। तो पहला जो है एसोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट, हम मोस्टली क्या होता है कि इंटरमीडिएट की एसोल्यूशन करवाते हैं, वो यहाँ पे इस मैकेनिज्म में दी हुई है। जो इथाइल पायोनेट है वो मेथॉक्साइड के साथ, मेथॉक्साइड जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इथाइल पायोनेट पे। तो क्या होता है कि एक स्टेबल साल्ट बनता है मेसहाइमर साल्ट, जो कि एक स्टेबल साल्ट है और जो कि इस बात की निशानदही करता है कि ये जो इंटरमीडिएट बना हुआ है और इस साल्ट को हम रिमूव करा सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर से एज अ स्टेबल साल्ट के फॉर्म में। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, अगर SN ये वाला जो मैकेनिज्म है जो जिसको हम इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स मैकेनिज्म के तौर पे पढ़ रहे हैं, अगर ये SN1 या SN2 मैकेनिज्म होता तो क्या होना था, जो एरोमेटिक रिंग है और लिविंग ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में टूट जाना था। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स मैकेनिज्म में क्या होता है भला, जो बॉन्ड होता है एरोमेटिक कंपाउंड और लिविंग ग्रुप के दरमियान, वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में नहीं बल्कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के बाद टूटता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स मैकेनिज्म में जो लिविंग ग्रुप है उसके चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव ही नहीं कर रहा, तो इसलिए कोई उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका असर भी नहीं होगा। ये एक एग्जांपल दी हुई है, एक एरोमेटिक रिंग पे दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं और एक लिविंग ग्रुप है। उसके बाद ये आगे न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर रहा है, तो ये वाला बनता है। इसका हम मैकेनिज्म लिख सकते हैं बाय कंसीडरिंग द जनरल मैकेनिज्म वी हैव स्टडीड अबव। अब जब हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया या SOPH हो गया या पैरा नाइट्रोफिनॉक्सी, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हैं। न्यूक्लियोफाइल तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की फॉर्म में ही हो गया। तो क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो सिर्फ डिफर होता है इन सब में अबाउट द फैक्टर ऑफ 5, यानी कि बहुत स्मॉल चेंज या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एरोमेटिक कंपाउंड और लिविंग ग्रुप के दरमियान बॉन्ड नहीं टूटता, इसलिए इसका इफेक्ट जस्ट अबाउट फैक्टर 5, मतलब कि एक वेरी स्मॉल चेंज होता है और इतना ज़्यादा फर्क रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं पड़ता लिविंग ग्रुप का। तो हम यहाँ पे एक नोट है, इस नोट का मतलब ये है कि जो आइडेंटिकल रेट्स हैं
लिविंग ग्रुप के लीव करने का और अटैकिंग ग्रुप के अटैक करने का, वो हम उनको ये एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते कि वो रेट सिमिलर है। वो रेट डिफरेंट हो सकते हैं। लिविंग ग्रुप का रेट और हो सकता है और अटैकिंग ग्रुप का रेट और होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिविंग ग्रुप जितनी ज़्यादा होगी उतनी वो सबस्ट्रेट के कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा और सबस्ट्रेट के कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि उसको उस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि सबस्ट्रेट कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से न्यूक्लियोफाइल उस सबस्ट्रेट कार्बन पे अटैक करेगा। अब एग्जांपल है यहाँ पे फ्लोराइड। जब फ्लोराइड एज अ लिविंग ग्रुप होता है, अटैच होता है, तो एज कंपेयर टू आयोडाइड, तो फ्लोराइड का जो रिलेटिव रेट है वो 3300 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू आयोडाइड, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू आयोडीन। अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। अगर इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स मैकेनिज्म करेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप को चाहिए कि वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना चाहिए। क्यों इंक्रीज होना चाहिए भाई? वो इसलिए इंक्रीज होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो नेगेटिवली चार्ज है उसको स्प्रेड करेंगे ऑल ओवर द रिंग, यानी कि रेजोनेंस ज़्यादा होगी। जब रेजोनेंस ज़्यादा होगी तो साफ ज़ाहिर है रेट ऑफ रिएक्शन भी उस हिसाब से, मतलब कि बेटर एक रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा और रिएक्शन तेज़ी से वहाँ पे अकर होगा। Resonance interaction between activating group and the ring should be decrease the rate of reaction। तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के दरमियान कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे बेंजीन रिंग पे हम ऐसी चीज़ लगा दें जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप को के इफेक्ट को कैंसिल करे या उसको कम करे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। ये नीचे एग्जांपल इसी बात की दी हुई है। ये पहला है, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन पे। ये नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। अब इसमें एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो इसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड नंबर 2। क्यों? क्योंकि कंपाउंड नंबर 2 में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं और एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ गया। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि नाइट्रो ग्रुप है उसका इफेक्ट को कम कर देगा। और क्या होता है, स्टीरिक हाइंडरनेस ऑफ द 2 मिथाइल ग्रुप डिक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो इस तरह से ये रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो कम हो जाता है जब ये कंपाउंड पेरिडीन के साथ रिएक्ट करते हैं, पहला भी और दूसरा भी। पहला साइज टाइम ज़्यादा ग्रेटर रिएक्ट करता है विद पेरिडीन एज कंपेयर टू सेकेंड बेस कैटालाइसिस रिएक्शन। अब अगर जो लिविंग ग्रुप है वो एक बैड लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो बल्कि अमाइंस हैं यहाँ पे, तो फिर क्या होता है? बैड लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे कि OR टाइप ईस्टर्स वगैरह, ये बैड लिविंग ग्रुप्स हैं। तो क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन अकर होता है। रिवर्स रिएक्शन होता है तो इसमें K1 जो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर इज स्मॉलर देन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो एज वी आर डिस्कसिंग दैट जो लिविंग ग्रुप है वो बैड लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये जो अमाइन ग्रुप अटैच हुआ है वही दोबारा टूट जाता है और जो रिएक्टेंट्स थे उनमें दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इस रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड बनाने के लिए अगर हम क्या करते हैं कि बेस ऐड करते हैं। बेस ऐड करने से क्या होता है कि एक प्रोटॉन इंटरमीडिएट से रिमूव होता है और जो कि लिविंग ग्रुप को भी रिमूव कर देता है।
बेस एक प्रोटॉन रिमूव कर इधर से रिमूव करके लिविंग ग्रुप को तो प्रोटॉन रिमूव कर डोनेट करेंगी, तो जो ये जो है लिविंग ग्रुप वो अटैक करेगा उसके बेस के प्रोटॉन पे, और बेस का प्रोटॉन और ये जो लिविंग ग्रुप है ये आपस में यहाँ पे बॉन्ड बना के एक अलग स्पीशीज़, एक अलग कंपाउंड बना लेते हैं। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेड्रोआइडाइन। अब वही बात कि बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल से अटैक नहीं हो सकती। इसकी वजह यही है कि बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो रेपल करते हैं उन न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए जो नाइट्रोबेंजीन जो कि नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन एक डोनेटिंग स्पीशीज़ है, वो रिएक्ट करती है न्यूक्लियोफाइल के साथ। और अब इलेक्ट्रॉन वेट ग्रुप है, तो ये कहाँ पे आर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स देते हैं। तो आर्थो हाइड्रॉक्सी नाइट्रोबेंजीन आएगा और पैरा हाइड्रॉक्सी नाइट्रोबेंजीन हमारे पास आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलाइडाइंस। अब अगर एक हेलोबेंजीन है, तो हेलोबेंजीन का रिएक्शन किस तरह तेज होगा। हेलोबेंजीन है, उस पर अगर एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो उसका रिएक्शन थोड़ा होगा एज कम्पेयर टू अगर उसके हेलोबेंजीन के ऊपर 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। और अगर 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर जो इन हैलाइड्स का है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। सबसे पहले फ्लोराइड का, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का। डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर यू कैन से डैट कि कितनी तेज़ी से एक एटम या एक स्पीशी एक अरोमेटिक कंपाउंड को लीव कर रही है, तो डेट यू कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर। अब यहाँ पे क्लोराइड है जहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये जस्ट वाटर के साथ इसको वार्म करने से ये सब्स्टिट्यूशन हो जाती है हाइड्रोक्साइड ग्रुप की, OH ग्रुप की यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे जस्ट वार्म करने से। अब जहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं वहाँ पे हमारे एक कैटालिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, सोडियम कार्बोनेट, और 130 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाकर हमारे पास क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है। जबकि जबकि पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन पे, यानी कि जहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बेस एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और 160 डिग्री पे तक उसको हीट करें, तब जाके हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आती है जिसमें सब्स्टिट्यूशन होती है हाइड्रोक्साइड ग्रुप की। अब SN1 मैकेनिज्म है। SN1 मैकेनिज्म अराइल हैलाइड्स में बहुत जो SN1 मैकेनिज्म है वो इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ ये SN1 मैकेनिज्म डायज़ोनियम साल्ट्स में इम्पॉर्टेंट है और यहाँ वहाँ पे ये शो होता है। ये डायज़ोनियम साल्ट है, ये N15 का मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन की 15 आइसोटोप है, जबकि N नॉर्मल है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन की 14 आइसोटोप है। ये हमने अपनी स्टडी के लिए यहाँ पे N15 आइसोटोप लगा दी है ताकि आगे उस मैकेनिज़्म में इस ग्रुप को स्टडी करने के लिए N2 ग्रुप को स्टडी कैसे करेंगे हम। अच्छा, एविडेंस ऑफ SN1 मैकेनिज्म। जो डायज़ोनियम साल्ट का रिएक्शन होता है वो रिएक्शन रेट फर्स्ट ऑर्डर होता है और वो Y की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। Y की कंसंट्रेशन में मतलब न्यूक्लियोफाइल की या अटैकिंग रिएजेंट की कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है
वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायज़ोनियम साल्ट होता है, जबकि जो अटैकिंग स्पीशीज़ है या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे मौजूद नहीं होता, वो नेक्स्ट स्टेप में होता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होता है कंसनट्रेशन के। जब हम हाई कंसनट्रेशन ऑफ हैलाइड साल्ट ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट अराइल हैलाइड होती है, यानी कि अराइल ग्रुप पे रिंग पे हैलाइड ऊपर अटैच हो जाता है, लेकिन जो रेट होता है वो कंसनट्रेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पे। द इफेक्ट ऑफ द रिंग सब्स्टिट्यूट ऑन द रेट ऑफ कंस्टिट्यूट विद द यूनिमोलिकुलर रेट डिटरमिनिंग क्लीवेज। तो फोर्थ पॉइंट इज द फर्स्ट स्टेप इज द रिवर्सिबल क्लीवेज वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय लेबर एक्सपेरिमेंट। जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे बताया हुआ है, ये मैकेनिज्म है, जनरल मैकेनिज्म। पहले मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये एक रिवर्सिबल स्टेप है, यहाँ पे ये वाला बांड ब्रेक डाउन होता है, नाइट्रोजन पे शिफ्ट होता है, N2 हो जाता है, और एक ये एक इंटरमीडिएट बना है या कार्बोकेटाइन इसको कह लें। तो सेकंड स्टेप पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है और ये एक सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब डायज़ोनियम साल्ट की वाज रिएक्टेंस पे रिकवर्ड स्टार्टिंग मटेरियल ऑब्टेनिंग बोथ स्पीशीज गिवन बिलो। अगर ये डायज़ोनियम साल्ट है, जब ये रिएक्ट कर रहा होता है, इसको रिकवर किया जाए तो ये दोनों स्पीशीज़ देता है। ये पहले अगर फर्ज किया हमने एरोमेटिक कंपाउंड पे हमारे पास एक हमने वो सब्स्टिट्यूट करवाई थी, N15 आइसोटोप थी और दूसरी N14, ये हमारे पास बेंजीन रिंग पे है। तो जब ये इसका आगे रिएक्शन होता है तो ये दोनों तरह के फिर आगे प्रोडक्ट देता है। N15 एक प्रोडक्ट सेम होता है एज जैसा कि पहले था, जैसे कि N15 बेंजीन के साथ लगी, बेंजीन रिंग के साथ लगी हुई थी, जबकि दूसरे में क्या होता है कि N14 बेंजीन के साथ अटैच हो जाती है। इसका आगे ये दिखाया हुआ है कैसे ब्रेक डाउन होती है और रीअटैचमेंट होती है। यहाँ पे ये बांड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुआ तो N15 और N14 ये मतलब कि N2 बन गया, ये हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया बेंजीन रिंग पे। तो जब दोबारा, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस, तो दोबारा ये इसके साथ अटैच, दोबारा रिवर्सिबल प्रोडक्ट बनाने में, तो पहले N15 लगी हुई है, हमारे पास जो पहले वाला प्रोडक्ट है उस पर N15 लगी हुई है, तो क्या होता है कि दोबारा N14 अटैच हो जाती है। अब जो हमें हमारे पास फिर दोबारा जब रीअटैचमेंट होती है तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, जहाँ पे एक में N15 लगी होती है एज सेम एज इट वाज इन रिएक्टेंस, और दूसरे में N14 बेंजीन रिंग के साथ अटैच होती है। उसके बाद है बेंजाइन मैकेनिज्म। अब कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बेंजाइन मैकेनिज्म शो करते हैं, यानी कि सम अराइल हैलाइड्स होते हैं उन पे एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद नहीं होता, या फिर ऐसा होता है कि जो लिविंग ग्रुप अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो सेम उसी पोजीशन पे अटैक नहीं करता जैसा कि लिविंग, जहाँ से लिविंग ग्रुप ने लीव किया है, तो उसके लिए वो एक अलग तरह का एक मैकेनिज्म है जिसे हम बेंजाइन मैकेनिज्म कहते हैं। तो फर्ज क्या, ये एक अराइल हैलाइड है, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे कार्बन 14 लगा हुआ है एज एन आइसोटोप, तो डिटरमाइन करने के लिए हमें कि वाकया ही यहाँ पे जो ये अमाइन ग्रुप आएगा ये कार्बन 14 पे जाता है या दूसरी कार्बन पे आता है। तो रिसर्च स्टडी शो करती है कि जब लिविंग ग्रुप लीव किया तो अमाइन ग्रुप कहाँ पे अटैच हुआ है, अमाइन ग्रुप यहाँ पे भी अटैच हुआ है इस प्रोडक्ट में, और इधर भी अटैच हो, दो पोजीशन डिफरेंट पोजीशन पे अटैच होता है। तो इसका आगे एक मैकेनिज्म दिया हुआ है। अब इसके मैकेनिज्म में ये है कि सबसे पहले जब अमाइन ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है, सॉरी ये जो अमाइन ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पे, तो क्या होता है कि ये वाला जो
ये वाला जो बॉन्ड है क्लोरीन का, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पे अमाइन इस पे हाइड्रोजन पे अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड इस बेंजीन रिंग पे शिफ्ट हो जाता है और ये बन जाता है NH3। जबकि ये जो है ये वाला बॉन्ड ये कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है क्लोरीन के एटम को और ये बन जाता है क्लोराइड। तो ये है, इसको ये वाला जो चीज़ बनती है हमारे पास, ये वाला जो कंपाउंड बनता है यहाँ पे एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो वो बेंजाइन है। अब जो इनकमिंग है हमारे पास अमोनिया बन जाता है, वो कहाँ पे अटैक करता है? वो इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है और इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है। अब होता क्या है कि ये अमोनिया अटैक करता है यहाँ पे, तो NH2 ग्रुप यहाँ पे लग जाता है और यहाँ से अमोनिया से जो H ग्रुप है वो इधर से अटैच होके वो डिटैच होके यहाँ पे इस कार्बन पे अटैच हो जाता है। तो इसमें ये क्या है कि जो बेंजाइन ये वाला है ये दोनों पोजीशन पे अमोनिया अमाइन ग्रुप यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब कैसे अटैक करेगा? ये वाला यहाँ पे फर्ज किया ये वाला बॉन्ड हो गया यहाँ पे शिफ्ट, तो यहाँ पे इस कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आया तो नाइट्रोजन पे है, दो लॉन पेयर नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा और वो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है वहाँ उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमें चाहिए था H पॉजिटिव, तो वो यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया था तो वो भी बैलेंस हो जाता है दोनों पोजीशन पे। सेम दूसरे केस में सेम उल्टा हो जाता है, पहले अमोनिया यहाँ पे अटैच करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाएंगे और यहाँ पे भी प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाते हैं एज दिस इज, और ये दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। सेकंड अदर एविडेंस क्या है? अगर जो हैलाइड हेलोबेंजीन है उसके ऊपर दो आर्थो पोजीशन पे दो ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं जो कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या होता है अमाइन कहीं पे भी अटैच नहीं होता। बेंजाइन मैकेनिज्म इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जब ये क्लोरो ग्रुप यहाँ से लीव करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे ऑलरेडी ये जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इन्होंने स्टेरिक हाइंडरनेस शो की हुई है, यहाँ पे इन्होंने साइट बुलाल की हुई है, यहाँ पे दोस्तों ने बेचारों ने अटैच होना है आकर, तो ये रिएक्शन इम्पॉसिबल नहीं है। Before this mechanism, it was suggested that aromatic nucleophile substitution reactions occasionally results in substitution at different position. This is called sign substitution. साइन सब्स्टिट्यूशन सिंपली यही है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो डिफरेंट पोजीशन पे, जहाँ से लीविंग ग्रुप लीव करता है वहीं से नहीं बल्कि डिफरेंट पोजीशन पे अटैक करता है, जो कि है साइन सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से भी हम साइन सब्स्टिट्यूशन इलस्ट्रेट ये की हुई है। यहाँ पे लिविंग ग्रुप आर्थो पोजीशन पे रिमूव कर रहा है, जबकि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो पैरा पोजीशन पे है, यानी कि डिफरेंट पोजीशन पे ये अटैच हुआ है, तो ये क्या हुआ? साइन सब्स्टिट्यूशन। इस केस में सिर्फ मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुई है, तो मेटा आइसोमर फाउंड होता है। और जो मिथाक्सी ग्रुप है वो कहाँ पे, इसको मिथाक्सी ग्रुप यहाँ पे जो है वो खुद एक बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, तो वो यहाँ पे आर्थो की बजाय, और अमाइन इज आल्सो बल्कि ग्रुप, तो आर्थो की बजाय वो इसको मेटा पोजीशन पे
डायरेक्ट करता है। ऑर्डर ऑफ हैलाइड रिएक्टिविटी इज, अब ऑर्डर हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? बोरोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर आयोडीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो जब जो रिएक्शन पोटासियम अमाइन के साथ लिक्विड अमोनिया में शो होते हैं वो ऑर्डिनरी तौर पर नॉर्मली इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म नहीं है, बल्कि वो जो हमने पीछे ये वाली स्पीशीज़ देखी है, ये वाली, ये इसको बेंजाइन स्पीशी बोलते हैं ये इस मैकेनिज़्म को, या फिर एराइन मैकेनिज़्म हम कह सकते हैं, और बेंजाइन मैकेनिज़्म, एराइन मैकेनिज़्म, कुछ इस तरह के इनके हम कहते हैं इन्हें। और दिस एक्चुअल लेक्चर एंड्स हियर। थैंक यू वेरी मच, एंड उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिए नीचे मैसेज में, और अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, और फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि इसको आगे इम्प्रूव किया जा सके मज़ीद। थैंक यू वेरी मच।